आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH11 अवनी की मेमोरी वापस आ गई। अब तक आपने पढ़ा, अवनी और मानव को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर मानव को गुस्सा आने लगता है, पर अवनी खुशी से उस इंसान को देख रही थी। अब आप आगे पढ़ेंगे। जब मानव पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि डेविल मानव के सामने कोई और नहीं बल्कि उसके प्यारे और परेशान करने वाले ससुर जी खड़े थे, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रहे थे। जब लिटिल अवनी अपने सामने अपने डैडी को देखती है तो वह तुरंत उछलते हुए उनके पास पहुंच जाती है और अपने डैडी को गले लगा लेती है और फिर अपनी प्यारी आवाज में पूछती है, डैडी आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप भी हब्बी को सरप्राइज देना चाहते हो, जैसे आपने मुझे देने को कहा था? नीरज जी ने अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। नहीं माय लिटिल प्रिंसेस, मैं तो यहाँ देखने आया था कि तुम डेविल मानव को क्या गिफ्ट दोगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं तो देख ही नहीं पाया कि तुमने डेविल मानव के लिए क्या गिफ्ट ऑर्डर किया था, और वो गिफ्ट तुम्हारे प्यारे हब्बी को कितना पसंद आता है। जहाँ ये दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे तो वही दूसरी तरफ डेविड मानव अपनी प्यारी लिटिल वाइफ को अपने डैडी को जब गले लगाते हुए देखता है तो उसे बहुत जलन होती है। आज कितना अच्छा मौका मिला था उसे अपनी प्यारी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन उसका पनौती ससुर जी यहाँ भी आकर उसके सर पर नाचने लग गया। मानव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी प्यारी वाइफ का सारा ध्यान सिर्फ अपने डैडी पर ही था। उसे तो जैसे वो भूल ही गई थी। लिटिल अवनी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मानव ने अपने ससुर जी से पूछा, डैड आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको कुछ काम था? अगर नहीं है तो आप अब जा सकते हैं, मॉम भी तो आपका इंतजार कर रही होंगी। डेविल मानव इनडायरेक्टली अपने डैड को धमकी दे रहा था कि उनका यहाँ कोई काम नहीं है तो वह यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो मैं मॉम से आपकी शिकायत कर दूंगा, फिर आगे जो होगा उसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप ही होंगे। नीरज जी को मानव की ये इनडायरेक्टली धमकी समझ आ गई थी, लेकिन तब भी वो ढीठ की तरह वही खड़े रहे जैसे उनका यहाँ से जाने का कोई इरादा ही ना हो। फिर उन्होंने मानव को इग्नोर करते हुए लिटिल अवनी से बोला, प्रिंसेस तुमने अपने हबी के लिए क्या गिफ्ट लिया है? तुम मुझे भी दिखाओ, क्योंकि मुझे भी देखना है। लिटिल अवनी ने मासूमियत से कहा, ओके डैडी मैं अभी दिखाती हूँ। इससे पहले कि लिटिल अवनी आगे बढ़ती, मानव ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और प्यार से बोला, बेबी वो गिफ्ट तो आपने मेरे लिए खरीदा है ना, तो आप डैडी को क्यों दिखाओगे? मानव का सवाल सुनकर अवनी बोली, लेकिन हब्बी वह तो लिटिल अवनी के डैडी है ना, तो मैं उन्हें गिफ्ट दिखा सकती हूँ। और लिटिल अवनी और डैडी तो क्राइम पार्टनर भी है, इसीलिए हमारे बीच कोई भी सीक्रेट नहीं है। अवनी प्यारी वाइफ की बात सुनकर मानव ने अपनी एक एब्बरों को उठाते हुए पूछा, क्राइम पार्टनर? अवनी, हाँ हब्बी। मानव, और यह तुमसे किसने कहा? लिटिल अवनी, डैडी ने कहा था कि हम क्राइम पार्टनर है, इसीलिए हम कभी भी एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। अपनी लिटिल वाइफ की बात सुनकर मानव ने घूर के नीरज जी अपने डैडी को देखा तो नीरज जी ने भी मानव को अपने सफेद दांत दिखा दिए। इससे पहले कि मानव लिटिल अवनी को कुछ बोल पाता, लिटिल अवनी पहले ही मानव का गिफ्ट लेने चली गई थी। अवनी के जाने के बाद मानव अपने कदम नीरज जी की तरफ बढ़ाता है, जो उसे देखकर हंस रहे थे। मानव ने चढ़ते हुए गुस्से से कहा, आप पहले ये बताइए आप हंस क्यों रहे हैं? आपको किस बात की इतनी हंसी आ रही है? नीरज जी, डेविड मानव, वैसे तुम्हारा कमरा तुम्हें कैसा लगा? अभी तक तुमने बताया नहीं। आखिरकार मेरी प्रिंसेस ने काफी मेहनत करके इसे सजाया है। मानव अपनी एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ आता है, फिर नीरज जी की तरफ घूरते हुए कठोर आवाज में कहता है, आप मेरी भोली और मौसम वाइफ का इस तरह से फायदा नहीं उठा सकते। आपको लगता है कि ये सब करके आप मुझे परेशान कर सकते हैं,
तो ठीक है, मैं भी फिर आपको थोड़ी सी परेशानी देना चाहूंगा। कल सुबह आप 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर दौड़ेंगे। मानव की बात सुनते ही नीरज जी की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। वो घबराते हुए मानव को बोले, डेविड मानव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बदले तुम जो कहोगे मैं वह करूंगा, पक्का। मानव, ठीक है, तो बताइए आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नीरज जी इधर उधर देखते हुए, वो वो मानव, वह मैं क्या? नीरज जी, बताता हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे हो, बच्चा डर जाएगा। मानव, आपके जैसा बच्चा मैंने पहली बार नहीं देखा है, अब आप बताओगे या नहीं? मानव की धमकी सुनकर नीरज जी बताना शुरू करते हैं कि वह मानव के रूम में कैसे पहुंचे। फ्लैशबैक। जब मानव और अर्जुन अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं तो नीरज जी के अंदर खुजली मचने लगती है कि लिटिल अवनी ने मानव के लिए क्या गिफ्ट लिया है। क्योंकि नीरज जी को सुबह कुछ जरूरी काम से जाना पड़ा था, इसीलिए वो गिफ्ट नहीं देख पाए थे। फिर क्या था, उन्होंने सोच लिया था कि वह कपड़े बदलने के बाद मानव के रूम में चुपके से पहुंच जाएंगे। नीरज जी जब अपने कमरे में पहुंचे तो उनकी वाइफ नेताजी पहले से ही अपने दोनों हाथ बांधे दरवाजे पर खड़ी थी और उन्हें गुस्से से घूर रही थी। एक पल के लिए तो नीरज जी भी डर गए थे, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए वह प्यार से बोले, स्वीटहार्ट, दरवाजे पर क्या कर रही हो? नेताजी कुछ नहीं बोली और सीधा जाकर बेड पर लेट गई। अपनी हिटलर वाइफ के जाने के बाद नीरज जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हिटलर जब भी सामने आती है ऐसा लगता है जान ही चली जाएगी। इतना कहते ही वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चले गए। कुछ देर बाद जब वह कपड़े बदलकर वापस आए तो वह बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि अपनी वाइफ के सोने के बाद वह यहाँ से दबे पाव निकल सेक। जब नीरज जी को लगा उनकी बीवी सो गई है तो वह बिस्तर से उठकर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और अगले ही पल दरवाजा खोलकर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे शेर पड़ा हो। जब वह मानव के रूप में पहुंचे तो उन्होंने देखा उनकी प्यारी राजकुमारी वही कर रही है जो उन्होंने उसे सिखाया था। फ्लैशबैक एंड। नीरज जी ये सब बता ही रहे थे कि तभी कुछ टूटने की आवाज आई। वही दूसरी तरफ अवनी जब गिफ्ट के पास पहुंची तो वो सोचने लगी, क्या ये गिफ्ट मानव को पसंद आएगा? अगर उसने अपने पिछले जन्म में मानव पर ध्यान दे दिया होता तो आज उसे ये बात पता होती कि उसके हब्बी को क्या पसंद है। फिर अचानक से लिटिल अवनी का चेहरा कठोर और सख्त हो जाता है जब वह ये सोचती है कि कैसे पिछले जन्म में ऋषि, नैना और उसकी माँ ने उसे मारा था और मानव के खिलाफ भड़काया था। अवनी ने सोच लिया था कि वह अब उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएगी, लेकिन उसके लिए उसे ये बात सबसे छुपा होगी कि 2 महीने पहले जिस एक्सीडेंट के कारण उसने अपनी याददाश्त खो दी थी, अब वो याददाश्त वापस आ गई है। उसे अच्छे से याद है जब उसकी याददाश्त चली गई थी तब वह एक भोली भाली और मासूम लड़की बन गई थी जिसका फायदा ऋषि, नैना और उसकी माँ ने बखूबी उठाया था। लेकिन अब तो उसकी मेमोरी वापस भी आ गई है और उसके साथ साथ उसके पास अपनी पिछले जन्म की भी मेमोरी है, तो वह इन सब को अच्छा सबक सिखाएगी। दरअसल अवनी बचपन से भोली और मासूम जरूर थी, लेकिन वो काफी समझदार भी थी और इंटेलिजेंट भी। मानव ने बचपन से ही अवनी को हर एक चीज की ट्रेनिंग दिलाने पर जोर दिया था ताकि अवनी हमेशा स्ट्रांग बनी रहे और उसकी गैरमौजूदगी में वो खुद की सुरक्षा कर सकें। उस वक्त अवनी मानव को बहुत पसंद करती थी और उसकी सभी बातों को भी मानती थी। लेकिन अवनी और मानव की शादी के ठीक 2 महीने पहले अवनी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त मानव बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। इस बात का फायदा ऋषि ने बखूबी उठाया था और अवनी को मानव के खिलाफ गलत गलत बातें बोलकर उसके खिलाफ भड़का दिया था। लेकिन जब मानव इंडिया वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अवनी मानव से काफी दूर हो चुकी थी और उसे नापसंद भी करने लगी थी। ये सब सोचते हुए अवनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने मानव के साथ कितना गलत किया था, लेकिन अब वह सब ठीक कर देगी। इस बार वह मानव को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगी।
लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अवनी अपनी मेमोरी वापस आने वाली बात सबसे तो छुपा लेगी, लेकिन वह ये बात मानव से कैसे छुप आएगी, क्योंकि मानव बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो हर एक चीज को काफी बारीकी से देखता है और समझता है। क्योंकि मानव कोई आम इंसान नहीं था, वो राजवंश परिवार का इकलौता वारिस था। उसकी फैमिली कोई ऐसी वैसी फैमिली नहीं थी। वह शाही परिवार से बिलोंग करता है। मानव की कंपनी राजवंश इंटरनेशनल वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी में से एक है। मानव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ लोगों को छोड़कर किसी को नहीं पता, क्योंकि मानव ने अपनी पहचान को काफी अच्छे से छुपा कर रखा है। पूरी दुनिया को केवल यही लगता है कि मानव दी बिलीनियर बिजनेसमैन मिस्टर नीरज सिन्हा की बेटी का पति और उसका दामाद है, जो इस दुनिया में कहीं से अचानक ही टपक पड़ा है। और आज तक कोई भी नहीं पता लगा पाया है कि राजवंश इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ कौन है। अवनी अपने ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि उसका ध्यान तब टूटा जब उसने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। एपिसोड अच्छा लगा हो तो रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और कमेंट्स करके बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अवनी को इतना मासूम दिखाया गया है, तो वो अपना बदला कैसे लेगी। लीजिए, उसका तोड़ भी मैंने निकाल दिया है। CH मानव की असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता। अब तक आपने पढ़ा, मानव और नीरज जी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। ये आवाज अवनी के कानों तक भी पहुंच जाती है। अब आप आगे पढ़ेंगे। ऋषि का घर। ऋषि इस वक्त सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। ऋषि को जब एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। ऋषि के पीछे कोई और नहीं, नीलम जी थी। मॉम, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और आप अभी तक सोए क्यों नहीं? ऋषि ने हैरानी से नीलम जी से पूछा। क्या सोच रहे हो तुम? नीलम जी ने ऋषि से पूछा। पता नहीं मॉम, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है। मैंने अपना एक जासूस अवनी के पीछे लगाया है ताकि मैं उसकी पल पल की खबर अपने पास रख सकूं। थोड़ी देर पहले मुझे उस जासूस का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि अवनी ने मानव के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। यही नहीं, वह तो मानव से काफी अच्छी तरह से बातें भी कर रही है और उसे खुद को छूने भी दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कितने मुश्किल से हमने उसे मानव से दूर किया था, पर वो अगर फिर से मानव के करीब चली गई तो, या एक्सीडेंट से पहले वाली अवनी बन गई, तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ऋषि ने चिंता से कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा प्लान ऐसे ही नहीं खराब हो सकता है। तुम कल सुबह ही सिन्हा मिशन जाओगे और साथ में मैं भी चलूंगी। फिर उस बेवकूफ अवनी से मिलकर उसे मानव के खिलाफ और भड़का देंगे। वैसे भी वो लड़की हमारी सारी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मानव से उसे दूर करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते हैं। इतनी मेहनत की है हमने सिन्हा परिवार की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, लेकिन उस बुढ़े नीरज सिंह ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस मानव के नाम कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है मानव अवनी से इतना प्यार करता है कि उसने जरूर अपनी प्रॉपर्टी अवनी के नाम किया होगा। समझ नहीं आता कि 3 बेटों के होने के बावजूद उस बुढ़े ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मानव के नाम क्यों कर दिया। नीलम जी ने ये सब काफी गुस्से से कहा। आप सही कह रही हैं मॉम, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही है। आप तो मानव को बचपन से जानती है ना, और उसकी माँ भी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर भी आपको मानव के बारे में कुछ क्यों नहीं पता कि वह और उसकी माँ सिन्हा परिवार के साथ क्यों रहते थे? वह दोनों कहाँ से आए थे? और यहाँ तक कि अवनी की शादी भी उस मानव से करा दी गई। ऋषि ने इरिटेट होते हुए कहा। मानव की माँ और मैं दोस्त नहीं थे, वो नीता जी अवनी की माँ की दोस्त थी। मेरी मुलाकात हो उनसे तब हुई थी जब मानव 9 साल का था और नेताजी उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि मानव की असली फैमिली कौन है, यहाँ तक कि उसका असली सरनेम क्या है वह भी मुझे नहीं पता है। आखिर सिन्हा फैमिली से उसका ऐसा क्या रिश्ता है कि उन्होंने उसे अपना सरनेम तक दे दिया? नीलम जी ने ऋषि से कहा। नीलम जी, खैर छोड़ो, अभी सो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
ऋषि, ठीक है। अब भाई इन दोनों को कौन बताए कि मानव को किसी और की प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना अमीर है। पर यह बात किसी को नहीं पता कि मानव ही राजवंश परिवार का इकलौता वारिस है और राजवंश इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ भी है। सबको यही लगता है कि मानव का असली नाम मानव सिंह है और सिंह इंडस्ट्री का मालिक है और अर्जुन केवल वहां का सीईओ है। बाकी कंपनी का 65% शेयर्स तो मानव के नाम ही है। अब भाई हमारा हीरो ऐसे ही थोड़ी ना अपनी असली पहचान लोगों के सामने लाकर रख देगा। दुनिया वालों को ऐसा क्यों लगता है कि सिंह परिवार की प्रॉपर्टी मानव के नाम है? इसके पीछे भी एक कहानी है जो आगे चलकर पता चलेगी। वही दूसरी तरफ मानव का कमरा। जब कुछ गिरने की आवाज आती है तो मानव और नीरज जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे उन्हें राज और अभी दिखते हैं। कुछ गिरने की आवाज सुनकर अब तक लिटिल अवनी भी अपना गिफ्ट लेकर वहां आ गई थी। अब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मानव ने चढ़ते हुए पूछा। मानव तो पहले से ही नीरज जी के उसके कमरे में आने से चिढ़ा हुआ था, लेकिन अपने सामने राज और अभी को देखकर वो इरिटेट हो गया था। राज और अभी ने मानव के किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा कमरे के अंदर घुस गए। उन दोनों ने पूरे कमरे को स्कैन किया, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगे, वाओ, ये कितना अच्छा है, ये रूम कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसे टेडी बियर चाहिए और डोरेमोन का बेडशीट भी। अभी ने उछलते हुए कहा, हाँ अभी तू सही कह रहा है जीजू, प्लीज मुझे भी ऐसा रूम चाहिए। राज में मानव को देखते हुए कहा, सच में भाई ये रूम आपको पसंद आया? ये रूम मैंने हब्बी को सरप्राइज देने के लिए सजाया था। लिटिल अवनी ने राज और अभी को जवाब दिया और फिर उन दोनों के साथ वह भी बेड पर उछलने लगी। तीनों मिलकर उस बेड पर उछल रहे थे जिसका अब कचूमर बन चुका था। अपने कमरे में इतने पागलों को देखकर मानव का तो खून खोल रहा था, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। डेविल मानव, गिफ्ट तो खोलो जो मेरी लिटिल प्रिंसेस ने तुम्हारे लिए खरीदा है। नीरज जी की बात सुनकर मानव को याद आया कि उसकी लिटिल वाइफ ने उसके लिए एक गिफ्ट लिया है। मानव फिर अपनी नजर इधर उधर करता है तो उसे वो गिफ्ट जमीन पर पड़ा मिलता है, क्योंकि जो कि अवनी के उछलने के कारण गिर गया था। मानव गिफ्ट को ओपन करता है तो उसमें एक सुंदर सी व्हाइट यूनिक शर्ट रहती है और उसके साथ ही एक यूनिक डिजाइन की वॉच भी थी। ये देखकर डेविल मानव के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब से अपनी का एक्सीडेंट हुआ था वो पूरी तरह से बदल गई थी। मानव को गिफ्ट देना तो दूर की बात थी, वो कभी मानव से भी गिफ्ट नहीं लेती थी। जब भी मानव उसके लिए गिफ्ट लाता था तो अवनी उसे मानव के मुंह पर देती थी, नहीं तो डस्टबिन में फेंक देती थी। ये देखकर मानव को अंदर से बहुत हार होता था, लेकिन उसने कभी भी अपने एक्सप्रेशन लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन आज जब उसकी लिटिल अवनी ने उसे गिफ्ट दिया तो मानव अंदर से बहुत खुश था। जब से मानव ने उस गिफ्ट को खोला था तब से ही नीरज जी की नज़र बस उस वॉच पर ही थी, क्योंकि उन्हें मानव की वो वॉच बहुत पसंद आ गई थी और वह उस वॉच को मानव से लेना चाहते थे। तभी अवनी की चीखने की आवाज मानव के कानों में पड़ती है। अचानक से अपनी वाइफ की चीखने की आवाज सुनकर मानव जल्दबाजी में ही उस गिफ्ट को सोफे पर रखकर अवनी की तरफ दौड़ पड़ता है। बेचारे मानव को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसके गिफ्ट पर किसी की बुरी नजर भी पड़ सकती है। फिर क्या था, नीरज जी को ये मौका सबसे अच्छा लगा। उन्होंने चुपके से उस वॉच को उठाया और कमरे से खिसक लिए। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि अवनी और मानव की शादी कैसे हुई उसका सीन भी बताया जाए। तो कल के एपिसोड में मैं मानव और अवनी की शादी कैसे हुई थी इस बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन जरूर करूंगी। और कुछ रीडर्स ये भी बोल रहे थे कि अवनी को मासूम ही दिखाया जाए, इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अवनी मानव के सामने एक प्यारी और मासूम लड़की ही रहेगी। लेकिन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तो अवनी को थोड़ा स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। इसीलिए अवनी मासूम होने के साथ साथ स्ट्रांग भी होगी, ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। उसका ये अलग रूप केवल अपने दुश्मनों के लिए होगा, बाकी वह अपने हबी के लिए तो मासूम और प्यारी लिटिल वाइफ ही रहेगी। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूले और लाइक भी। CH13 अवनी के पैर में मोच और फ्लैशबैक। अवनी, राज और अभी तीनों बेड पर उछल रहे थे,
लेकिन अचानक से ही अवनी का पैर मुड़ जाता और दर्द के कारण उसकी चीख निकल जाती है। जैसे ही लिटिल अवनी की चीख मानव के कानों में पड़ती है, वह तुरंत अपने गिफ्ट को सोफे पर रख के हड़बड़ी में अपनी प्यारी लिटिल वाइफ की तरफ भागता है। मानव देखता है कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ के पैर में मोच आ गई है और वह दर्द से तड़प रही थी। मानव तुरंत लिटिल अवनी के पास पहुंचता है और उसके पैर को पकड़कर अपनी चिंता भरी आवाज में बोलता है, बेबी ज्यादा दर्द हो रहा है? चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कहकर मानव ने डॉक्टर को कॉल लगा दिया। इस दौरान लिटिल अवनी बस रोए जा रही थी। अपनी प्यारी वाइफ को दर्द में देखकर मानव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर से वार कर दिया हो, क्योंकि वो ना ही अपनी लिटिल अवनी की आंखों में आंसू देख सकता था और ना ही उसे दर्द में देख सकता था। अब तक अभी और राज भी उछलना बंद करके अवनी के पास बैठ गए थे। उन दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वो अपनी इकलौती प्यारी लिटिल बेबी सिस्टर से बहुत प्यार करते थे और अपनी बेबी सिस्टर को दर्द में नहीं देख सकते थे। अब भी बहुत दर्द हो रहा है। लिटिल अवनी ने अपना पैर पकड़कर रोते हुए कहा, बेबी, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह बस आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। मानव अपने घबराते हुए कहा। मानव इस वक्त बहुत घबराया हुआ था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अवनी को बेड पर उछलने से रोका क्यों नहीं था? अगर वह उसे रोक देता तो अवनी के पैर में मोच नहीं आती और ना ही उसे दर्द होता, और उससे भी ज्यादा मानव को डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा था, जो अभी तक नहीं आया था। मानव ने सोच लिया था कि अगर 5 मिनट के अंदर डॉक्टर नहीं आया तो वो उसे जान से मार देगा। मानव का इतना सोचना था कि एक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और लगभग 8 से 10 डॉक्टर अंदर आए। ये डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं थे, ये वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर में से एक थे और साथ ही साथ ये मानव के पर्सनल डॉक्टर भी थे। जब मानव ने देखा डॉक्टर आ गए हैं तो उसने भड़कते हुए गुस्से से कहा, खड़े क्या हो? मेरी बेबी का इलाज करो और याद रहे, मेरी बेबी को दर्द नहीं होना चाहिए। मानव इस वक्त गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मानव को इतने गुस्से में देखकर वो सभी डॉक्टर अंदर तक काम गया। उन्होंने डरते हुए जवाब दिया, यस सर। इतना कहने के बाद डॉक्टर की टीम ने लिटिल अवनी के पैर को चेक करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसके पैर को चेक किया, डॉक्टर के तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये सिर्फ मामूली सी मोच थी। इसके लिए पूरी डॉक्टर की टीम को बुलाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर बेचारा मन ही मन रो रहा था कि कहाँ लोग उससे इलाज कराने के लिए महीना भर लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं, और कहाँ आज वह एक मामूली सी मोच का इलाज करने के लिए यहाँ भागता भागता खुद आया है। डॉक्टर ने एक ऑइंटमेंट लिटिल अवनी के पैरों पर लगाया, लेकिन जैसे ही वो ऑइंटमेंट लिटिल अवनी के पैरों को छुआ, उसकी चीख निकल गई। लिटिल अवनी की चीज सुनकर मानव ने भड़क कर कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बीवी को दर्द नहीं होना चाहिए, फिर उसे क्यों दर्द हो रहा है? क्या तुम भूल गए हो कि मरीजों का इलाज कैसे करते हैं? मानव की इतनी भयंकर आवाज सुनकर उस डॉक्टर के हाथ से ऑइंटमेंट की ट्यूब जमीन पर गिर गई। वहां मौजूद सभी डॉक्टर की जान जैसे हालत में ही आ गई थी। वह कैसे भी करके अब यहाँ से भाग जाना चाहते थे। मानव ने लिटिल अवनी को अपनी गोद में बैठाते हुए उससे पूछता है, बेबी आपको अभी भी दर्द हो रहा है, क्या हम हॉस्पिटल चले? मानव अपनी वाइफ के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव था, खासकर उस एक्सीडेंट के बाद। मानव की हॉस्पिटल वाली बात सुनकर डॉक्टर तो जैसे बेहोशी होने वाले थे। वो सब ये सोच रहे थे कि क्या सच में इतनी मामूली सी मोच के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए, जबकि इस कमरे में खुद वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर मौजूद है। लेकिन ये बात वो लोग सिर्फ अपने मन में ही सोच सकते थे, उन्हें मरना थोड़ी ना था जो वो मानव के सामने ये बात बोले। हाँ लिटिल बेबी सिस्टर, क्या हम हॉस्पिटल चले? राज अभी ने भी अपनी बेबी सिस्टर से पूछा। नहीं भाई, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर अंकल ने देखो मेरी मोच में दवा लगा दी है, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। लिटिल अवनी ने इतना कहते ही अपना छोटा सा सिर मानव के सीने में छुपा लिया। अब तक वो सारे डॉक्टर भी अवनी का इलाज करके रूम से जा चुके थे। अब रूम में सिर्फ राज, अभी, मानव और लिटिल अवनी ही बचे थे। लिटिल बेबी सिस्टर, क्या सच में अब तुम ठीक हो? राज ने चिंता जताते हुए अवनी से पूछा। हाँ भाई, लिटिल अवनी अब ठीक है, आप दोनों चिंता मत करो,
और रूम में जाकर सो जाओ। लिटिल अवनी अपने दोनों भाइयों को देखते हुए कहा, ठीक है। इतना कहने के बाद अभी और आज दोनों कमरे से चले जाते हैं। हब्बी, लिटिल अपने को निनिया रही हैं? लिटिल अवनी ने मानव को देखते हुए कहा, यस बेबी, चलो मैं आपको सुला देता हूँ। इतना कहने के बाद मानव ने लिटिल अवनी को अपने गोद से उठाकर प्यार से बेड पर लिटा दिया और खुद भी लेट गया। लिटिल अवनी लेटते ही सो गई थी, लेकिन मानव के आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। वो प्यार से अवनी के बालों को सहला रहा था। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाएगा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तुम्हें नहीं पता, जब मैंने तुम्हारी चीख सुनी और तुम्हें दर्द में देखा था, मैं कितना घबरा गया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी तुम्हें रोता हुआ देखकर बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात मैंने आज तक तुमसे नहीं कही, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। अगर ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मानव ये सब अपने मन में सोच रहा था। इस वक्त मानव की सख्त और कठोर आंखें भी नम हो गई थी। मानव को काफी सुकून मिल रहा था, अवनी को अपने पास देखकर, और इस बात की भी खुशी थी कि वह उसे खुद कुछ छूने भी दे रही थी। नहीं तो जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से अवनी मानव को देखना भी पसंद नहीं करती थी। मानव अवनी को देखते देखते ही अपनी गहरी सोच में डूब गया था। जब अवनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मानव आउट ऑफ टाउन था, लेकिन जब वो वापस आया और उसने अवनी की हालत देखी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अवनी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथों और पैरों पर भी पट्टी लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही मानव ने अवनी को छूना चाहा, अवनी ने उसे दूर धक्का दे दिया था और मानव से कहा था कि वह उससे दूर रहे। जब अवनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला था तो अवनी ने मानव के साथ जाने से भी इनकार कर दिया था और ऋषि के साथ घर गई थी। उस वक्त मानव को बहुत बुरा लगा था। एक बार गलती से जब मानव ने अवनी को टच कर दिया था तो अवनी ने पूरे 1 घंटे तक नहाया था, जैसे पता नहीं उसने कौन सी गंदी चीज को छू लिया हो। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और वक्त के साथ साथ अवनी का व्यवहार भी मानव के प्रति बहुत बुरा होता जा रहा था। एक दिन तो ऋषि ने अवनी से मानव के खिलाफ पता नहीं ऐसा क्या कह दिया था कि अवनी ने सबके सामने ही मानव को थप्पड़ मार दिया था और उससे यह भी कहा था कि वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। और यहाँ तक कि अवनी ने उसे घर से चले जाने को भी कहा था और उसे धमकी भी दी थी कि अगर वो नहीं गया तो अवनी खुद घर छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मानव को घर छोड़कर जाना पड़ा था। मानस को घर छोड़े लगभग 10 दिन से भी ज्यादा हो चुका था। एक दिन मानव के पास नीरज जी का कॉल आता है और वह मानव से कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनने के बाद मानव के हाथ से फोन जमीन पर गिर जाता है और वह बर्फ की तरह अपनी जगह पर ही जम जाता है। CH14, आज से मैं भी उन्हें हब्बी कहूंगा। मानव अपने घर के बालकनी में बैठा हुआ था। उसका एक पैर टेबल पर था और उसका दूसरा पैर टेबल के नीचे था। मानव अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था जब उसके पास नीरज जी का कॉल आया। जब मानव ने देखा उसे नीरज जी का कॉल आ रहा है तो उसने तुरंत कॉल को पिक किया। तभी फोन के दूसरे साइड से नीरज जी ने घबराकर कहा, मानव तुम कहाँ हो? तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर वापस आओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? मानव ने नीरज जी की घबराई हुई आवाज सुनकर कहा, मानव पता नहीं ऋषि और नीलम जी ने लिटिल अवनी को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है जो आज ही वो ऋषि से शादी करने जा रही है। नीरज जी की ये बात सुनकर कि लिटिल अवनी किसी और से शादी करने जा रही है, मानव का चेहरा बिल्कुल कठोर हो गया था। गुस्से के कारण उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। इस वक्त मानव बहुत डरावना लग रहा था। वो ऋषि ऐसा कैसे कर सकता है? लिटिल अवनी अभी सिर्फ 18 साल की ही है और दूसरी बात लिटिल अवनी सिर्फ मेरी है, यानी मानव राजवंश की, और मेरी होने वाली वाइफ को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इतना कहते ही मानव ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर फेंक दिया। दीवार पर लग के फोन जमीन पर गिर गया। उस फोन के तो चिथड़े ही उड़ गए थे। मानव बहुत गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मानव ने अपना दूसरा फोन निकाला
और किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फोन रख दिया। इस वक्त मानव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सिनेमेशन में लिटिल अवनी ने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। लिटिल अपनी इस वक्त घर के छत पर खड़ी थी और घर वालों से कह रही थी कि उसे ऋषि से अभी शादी करनी है, नहीं तो वो यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देगी। सभी घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन ऋषि, नैना और नीलम जी के होठों पर एक तेरी मुस्कान थी। ऋषि, तुमने काफी अच्छे से इस लड़की का ब्रेन वॉश किया है, नीलम जी ने ऋषि को देखते हुए कहा। क्या मॉम, सारा क्रेडिट आप मुझे नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने तो बस वही किया है जो आपने मुझे करने को कहा था। बस दुआ कीजिए कि वो मानव यहाँ ना आ जाए और मेरी शादी अवनी से हो जाए बिना किसी रुकावट के। फिर हम सिन्हा फैमिली पर राज करेंगे। ऋषि ने हंसते हुए कहा, ये पूरा सिन्हा इंडस्ट्री अवनी के नाम है और जब तुम उससे शादी कर लोगे तो वो सब तुम्हारा होगा। फिर हम अवनी को भी अपने रास्ते से हटा देंगे। नैना ने ऋषि की तरह देखते हुए कहा। लिटिल अवनी, बेटा, अपनी मॉम की बात सुनो और नीचे आ जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नीताजी मैं परेशान होकर कहा। नहीं मम्मा, पहले आप वादा करो अभी, और इसी वक्त आप मेरी शादी ऋषि से आओगी तभी मैं नीचे आऊंगी। लिटिल अवनी ने जिद करते हुए कहा। बेबी सिस्टर, अभी तुम सिर्फ 18 साल की ही हो, इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकती हो? राज ने अवनी को समझाते हुए कहा। हाँ गुड़िया, राज बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आप बच्ची हो। अर्जुन ने भी अपनी छोटी बहन को समझाते हुए कहा। नहीं भाई, ऋषि ने मुझसे कहा था अगर मैंने आज ही उससे शादी कर ली तो वो मेरे साथ टॉयज खेलेगा, मुझे रोज चॉकलेट भी लाकर देगा और नए नए टेडी बेयर भी। लिटिल अवनी ने अपनी बात सबके सामने रखते हुए कहा। और तुमसे ये सब किसने कहा है? अर्जुन ने भड़कते हुए कहा। भाई, ऋषि ने खुद मुझसे कहा था और कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता है, इसीलिए ऋषि ने कहा अगर मैं उससे शादी करूंगी तो वो मेरे साथ हमेशा खेलेगा। लिटिल अवनी ने मासूमियत से कहा। अवनी की ये बात सुनकर सभी ने गुस्से से ऋषि की तरफ देखा, जैसे उन सब की आंखों में मिसाइल फिट हो और वह ऋषि के ऊपर निशाना लगाकर उसे यही ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, मेरी लिटिल प्रिंसेस को एक हब्बी चाहिए ना, जो उसके साथ खेल सके तो ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, नीरज जी ने शांति से कहा। उनकी ये बात सुनकर जहां अवनी और ऋषि खुश थे तो वही अर्जुन, राज, अभी और नेताजी ने उन्हें गुस्से से घूरा। इसके जवाब में नीरज जी ने सिर्फ अपनी पलकें झपका दी। उन्हें इस तरह देखकर सब समझ गए जरूर कुछ तो है जो नीरज जी छुपा रहे हैं। ऋषि जो मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था, उसे एक कॉल आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो वहां से चला जाता है। अब तक अवनी भी नीचे आ गई थी। कुछ वक्त बाद घर के गार्डन में मंडप सजा दिया गया था। अवनी एक प्रिंसेस जैसे लहंगा पहनकर मंडप पर बैठी थी और अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 2 मिनट बाद दूल्हा भी मंडप में आ चुका था, लेकिन दूल्हे के सर पर सेहरा लगा हुआ था, कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ऋषि, तुमने ये अपने सिर पर सेहरा क्यों बांध रखा है? इसे हटा दो, नीलम जी ने ऋषि से कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये सिन्हा परिवार का रिवाज है जो बरसों से चला आ रहा है, नीरज जी ने अपनी कड़क आवाज में कहा। पता नहीं क्यों, लेकिन नीलम जी को कुछ तो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि पूरे सिन्हा फैमिली इतने शांत जो खड़ी थी और सब खुशी खुशी अवनी की शादी करा रहे थे। तभी पंडित जी की आवाज आई जो कन्यादान के लिए नीरज जी को बुला रहे थे। नीरज जी तुरंत मंडप के पास पहुंचे और कन्यादान की रस्म करने लगे। रस्म खत्म करने के बाद उन्होंने धीरे से दूल्हे के कान में कहा, मेरी लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखना। डेविड मानव, इतना कहने के बाद नीरज जी वहां से चले गए। जी हाँ, इस सेहरे के पीछे कोई और नहीं, मानव ही था, क्योंकि मानव इतनी आसानी से अपनी लिटिल वाइफ को किसी और का कैसे होने दे सकता था। वही जब नीरज जी की बात मानव ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई कि अब लिटिल अवनी उसकी लीगल वाइफ होगी, जिसे वह कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। कुछ देर बाद फाइनली मानव और लिटिल अवनी की शादी हो गई थी। जैसे ही मानव और लिटिल अवनी अपनी जगह से खड़े हुए तभी उन सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, रोको, इस शादी को, ये शादी नहीं हो सकती। जब सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद ऋषि की थी।
ऋषि को वहां देखकर नैना और नीलम जी हैरान थे कि अगर ऋषि कहाँ है तो मंडप पर कौन है। ये तो अवनी भी हैरान थी। ऋषि को वहां देखकर अवनी तुरंत पलटी और उसने दूल्हे का सेहरा हटा दिया। दूल्हे का चेहरा देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि दूल्हे कोई और नहीं बल्कि खुद मानव था। मानव को मंडप पर देखकर जहां एक तरफ ऋषि की हवाइयां उड़ गई थी, वहीं दूसरी तरफ सिन्हा परिवार तो जैसे हवा में उड़ रहा था। तभी मानव को कुछ हलचल महसूस हुई और वह अपनी सोच से बाहर आया। मानव ने देखा कि उसकी प्यारी वाइफ जग गई है और उसकी बाहों में कसम सा रही है। क्या हुआ बेबी? अभी तो आपको नींद लगी थी, तो आप अचानक उठ क्यों गए? मानव ने प्यार से लिटिल अवनी से पूछा। हब्बी, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। लिटिल अवनी ने मानव की सागर जैसी आंखों में देखते हुए कहा। कौन सा सवाल? मानव ने कंफ्यूज होकर पूछा। लिटिल अवनी ने खुश होते हुए कहा, हब्बी आपका और लिटिल अवनी का बेबी। बेबी। अभी मानव ने इतना ही कहा था कि बीच में ही अवनी ने बोलते हुए कहा, हब्बी, डैड ने कहा था हम दोनों एक बेबी लेकर आएंगे तो वह मेरे साथ खेलेगा। अवनी ने मानव को देखते हुए कहा, बेबी, मुझे किसी दूसरे बेबी की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक बेबी है जो इस वक्त मेरे साथ लेता हुआ है, यानी कि आप। मानव ने कहा, लेकिन हब्बी मुझे बेबी चाहिए। अवनी ने जिद करते हुए कहा, बेबी अभी आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा देर तक जगना नहीं चाहिए। इतना कहते ही मानव ने जबरदस्ती अवनी की आंखों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। लेकिन लिटिल अवनी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी अपने एक आँख खोलकर देखा तो पाया मानव उसे ही घूर रहा है। ये देखकर उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। तब लिटिल अवनी के कानों में मानव की आवाज पड़ी, बेबी नो चीटिंग नहीं, तो मैं कल आपके हिस्से की चॉकलेट भी अभी और डैड को दे दूंगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। मानव की ये बात सुनकर कि कल उसके हिस्से की सारी चॉकलेट डैडी और उसके भाई को दे दी जाएगी, तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मानव से कहा, हब्बी देखो लिटिल अवनी सो रही है, आप लिटिल अवनी की चॉकलेट किसी को मत देना। ठीक है, मानव ने बस इतना कहा और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में लिटिल अवनी और मानव दोनों सो गए। अगली सुबह मानव सुबह 5 बजे ही उठ गया था और अपना डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था। मानव जब 7 बजे अपनी जिम से वापस रूम में आया तो उसने देखा उसकी प्यारी लिटिल वाइफ अभी भी सो रही है और उसके बेड के चारों तरफ पिलोस लगे हुए थे, जो कि मानव ने ही लगाए थे। मानव जब भी सुबह उठता था तो वह लिटिल अवनी के चारों तरफ पिलोज लगा देता था, क्योंकि लिटिल अवनी पूरे बेड पर घूम घूम के जो सोती थी और कभी कभी तो लिटिल अवनी बेड से नीचे भी गिर जाया करती थी। इसीलिए मानव ऐसा करता था। उसे डर था कि कहीं उसकी वाइफ को चोट ना लग जाए। कुछ देर अवनी तो ऐसे ही देखने के बाद मानव अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। तकरीबन 20 बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और मानव सीधा आकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने बाल बनाने लगा। अपने बाल बनाने के बाद मानव जैसे ही पीछे पलटा, उसने देखा लिटिल अवनी उठ चुकी है और अपनी आंखें मसल नहीं है। मानव अपने घड़ी में समय देखा तो अभी सिर्फ सुबह के 7 ही बज रहे थे। मानव ने अवनी को देखते हुए कहा, बेबी अभी आप और सो लो, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नहीं हब्बी, आज लिटिल अवनी को भी आपके साथ ऑफिस जाना है, अवनी ने मानव से कहा। बेबी, लेकिन मानव ने कहा, हब्बी प्लीज। ये कहते हुए अवनी ने क्यूट सा चेहरा बना लिया। अब भला मानव अपने क्यूट सी वाइफ को कैसे मना कर सकता था, इसीलिए उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता है अवनी का भी बाहर घूमने का बहुत मन करता होगा। लेकिन बचपन से ही अवनी को कभी भी घर से बाहर ज्यादा नहीं जाने दिया गया है, खासकर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। हमेशा जब भी वह बाहर जाती थी कोई ना कोई उसके साथ जरूर रहता था, इसलिए अवनी को बाहरी दुनिया की ज्यादा समझ नहीं थी। हब्बी, आप लिटिल अवनी को वॉशरूम तक छोड़ आओ ना। अपनी प्यारी वाइफ की ये बात सुनकर मानव ने लाचारी से अवनी को देखा। उसे पता था कि उसकी लिटिल वाइफ आज से नहीं बल्कि जब से वो पैदा हुई है तब से ही बहुत आलसी है, जो कभी बगल में रखा पानी भी कभी उठाकर नहीं पीती, बल्कि किसी और को ही उसे पानी पिलाना पड़ता था, चाहे उसे जितने भी क्यों ना प्यास लगी हो, क्योंकि लिटिल अवनी का कहना था
कि वो खुद के हाथों से पानी पिएगी तो उसके हाथ थक जाएंगे, और ये आलसीपन अवनी को उसके डैड से विरासत में मिला है, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मानव ने ये सब थॉट्स अपने दिमाग से झटका और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ आया और फिर कबाड़ से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। वहीं दूसरी तरफ आज नीरज जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मानव की घड़ी जो पहनी हुई थी वह तो ऐसे रिजेक्ट कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हो। खुश होने के साथ साथ वो गाना भी गा रहे थे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे और जमाना है पीछे। नीरज का इतना अजीबोगरीब बिहेवियर देखकर हाल में बैठे सभी लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमेशा से ही इनकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देखते आए हैं। तभी अभी की नज़र नीरज जी के हाथों पर पड़ी, जहां उन्होंने मानव की वॉच पहनी हुई थी। अभी ने नीरज जी से बोला, डैडी आपकी वॉच कितनी सुंदर है, मुझे भी ऐसी वॉच चाहिए, प्लीज डैडी मुझे ये वॉच दे दो ना। बिल्कुल भी नहीं, नीरज जी ने अभी की बात सुनकर तुरंत जवाब दिया। लेकिन क्यों नहीं, अभी ने पूछा। क्योंकि ये वॉच हब की है, नीरज जी ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर राज, अभी और नेताजी चौंक गए, तो वही बेचारा अर्जुन जो अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसका खाना ही उसके गले में अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। क्या कहा आपने? सभी ने नीरज जी को घूरते हुए एक साथ कहा। मैंने कहा ये वॉच हब्बी का है, नीरज जी ने बेशर्मी से कहा। कौन हब्बी? अर्जुन ने अपने डैड की तरफ टकटकी लगाकर कहा। अरे और कौन हब्बी? मेरा और मेरी बेटी का हब्बी, नीरज जी ने कहते हुए अपने दांत दिखा दिए। हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे नीरज जी की बात सुनकर। इस बार तो राज सीधा जमीन पर ही गिर पड़ा था। लेकिन डैड, वो तो बेबी सिस्टर के हब्बी है ना, तो आप क्यों हब्बी बोल रहे हो? अभी ने अपने डैड को गौर से देखते हुए पूछा। क्योंकि डेविल मानव कितना बड़ा नाम है, ये नाम लेते हुए तो मेरा मुंह दर्द होने लगता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसे हब्बी बोलूं, नाम भी छोटा रहेगा और मेरा मुंह भी दर्द नहीं होगा। नीरज जी ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा। हाँ डैडी, आप सही कह रहे हो, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी हब्बी बोलूंगा ताकि मेरा मुंह भी ना दर्द हो। फिर आगे अभी ने सोचते हुए कहा, तभी मैं सोचूं कि आखिर मेरा मुंह इतना क्यों दर्द करने लगता है जब भी मैं बात करता हूँ। लेकिन अब समझ आया कि सारी फसाद की जड़ तो जीजू का नाम ही है। उन दोनों की ऐसी बेवकूफ़ी भारी बातें सुनकर अर्जुन, राज और नेताजी का सिर ही घूम गया था। वो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बेवकूफ़ हो। वह सब हाल में बैठे थे कि तभी उन सभी के कानों में एक आवाज़ पड़ती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस आवाज़ को सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। आगे का कल का प्रोमो। मानव गुस्से में नीरज जी को घूर रहा था, फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मेरी वॉच आपके के पास क्या कर रही है? मानव की इतनी भयंकर आवाज़ सुनकर सब अंदर तक हिल जाते हैं। नीरज जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें जिससे वह मानव के गुस्से से बच सके। तभी उनकी खाली खोपड़ी की बत्ती जली और फालतू का आइडिया उनके दिमाग में आया। इस आइडिया का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मानव से कहा, हब्बी केवल 5% बैटरी बची है, बैटरी लो। इतनाकते ही नीरज जी धड़ाम से सोफे पर गिर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी इस हरकत को देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर अभी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोगों ने अपना माथा पीट लिया। CH-15 नोकिया का चार्जर। अब तक आप लोगों ने पढ़ा। हॉल में बैठे सभी लोग नीरज जी और अभी की बकवास सुनकर परेशान हो गए थे। लेकिन नीरज जी और अभी है कि जिनका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आती है, हेलो एवरीवन। ये आवाज़ सुनते ही नीरज जी, अभी, राज, अर्जुन और नेताजी को गुस्सा आने लगता है। अब आप आगे पढ़ेंगे। मानव का रूम। मानव सोफे पर बैठा कर कुछ ज़रूरी काम कर रहा था कि तभी उसे वॉशरूम के डोर खुलने की आवाज़ आती है। तो वह अपनी गर्दन घुमाकर देखता है तो लिटिल अवनी ने एक बेबी पिंक कलर की सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी, जो कि उसके घुटने तक आ रही थी।
लिटिल अवनी उस ड्रेस में बहुत ही क्यूट और प्यारी लग रही थी। मानव तो लिटिल अवनी की खूबसूरती में ही कहीं खो गया था। मानव बिना पलके झपकाए एक टक बस लिटिल अवनी को ही देखे जा रहा था। उसका ध्यान तब टूटा जब लिटिल अवनी ने मानव को आवाज लगाई, हब्बी लिटिल अवनी कैसी लग रही है। इतना कहते ही लिटिल अवनी अपने प्यारे हबी को आस भरी नजरों से घूरने लगी। बेबी आप बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह। मानव का जवाब सुनकर लिटिल अवनी तो आसमान में ही उड़ने लगी थी। हब्बी चलो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, नहीं तो हमें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, लिटिल अवनी ने उछलते हुए कहा। ठीक है। इतना कहते ही मानव जाने के लिए पीछे मुड़ गया और कुछ कदम चलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफ उसके पीछे नहीं आ रही थी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आलसी लिटिल वाइफ अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। ये देखकर मानव ने उसे सवालिया नजरों से देखा जैसे पूछ रहा हो, बेबी आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। जैसे ही लिटिल अवनी ने देखा कि उसका प्यारा हब्बी उसे ही देख रहा है तो उसने झट से अपने दोनों हाथ आगे की ओर फैला लिए, जैसे कह रही हो, हब्बी वॉशरूम से रूम में आने तक मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, अब मैं खुद चलकर नहीं जा पाऊंगी, इसलिए आप मुझ लेकर चलो। अपनी लिटिल वाइफ की मन की बात को समझते हुए मानव ने मैं अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़कर लिटिल अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर की ओर चला गया। वहीं दूसरी तरफ हॉल में जब सभी लोगों ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि ऋषि और नीलम जी खड़े थे, जिन्हें देखते ही जो अभी हाल में हंसी खुशी का माहौल था वह शांति में बदल गया। ऋषि और नीलम जी चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। उन्हें इस तरह से बैठता देख राज ने अपने मन में सोचा, आ गए भूत पिशाच कहीं के हमारा खून चूसने। शर्म नहीं आती सुबह सुबह ही हमारे घर में आकर बिना पूछे हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए हैं, जैसे इनके घर में कुछ खाने को ही नहीं है हूँ। राज, नीरज जी और अभी तीनों बस एक तक ऋषि को ही घूरे जा रहे थे, लेकिन अर्जुन और नीता जी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उनका पूरा ध्यान बस अपने खाने पर ही था। जब ऋषि और नेताजी ने देखा सभी लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो उन्होंने भी बेशर्म की तरह खुद ही ब्रेकफास्ट सर्व करके खाने लगे। अभी ऋषि ने एक ही निवाला खाया था कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर गई जहां से अवनी को मानव अपनी गोद में लेकर आ रहा था। ये देखकर ऋषि के हाथ से निवाला गिर गया। ऋषि के चौक एक्सप्रेशन को देखकर सभी ने भी उधेड़ सीढ़ियों की तरह देखा जहां से मानव और लिटिल अवनी आ रहे थे। मानव ने डाइनिंग टेबल के पास आते ही लिटिल अवनी को अपनी गोद से उतारकर चेयर पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। मानव को अवनी के बगल में बैठता देख ऋषि ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक मुस्कान के साथ लिटिल अवनी से कहा, लिटिल अवनी तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। ऋषि की बात सुनकर मानव के चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। उसने गुस्से से ऋषि को घूरा, लेकिन मानव कुछ कर पाता उससे पहले ही मानव के कानों में उसके लिटिल वाइफ की आवाज पड़ी जो ऋषि से कह रही थी कि नहीं ऋषि, आज लिटिल अवनी को ब्रेकफास्ट हब्बी कराएंगे, नहीं तो लिटिल अवनी को चॉकलेट नहीं मिलेगी और मेरे हिस्से की चॉकलेट भी हब्बी, डैडी और भाई को दे देंगे। ऋषि, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चॉकलेट ला दूंगा। अवनी, लेकिन वह चॉकलेट तो मुझे नहीं मिलेगी ना जो हब्बी लेकर आएंगे, फिर डैडी और भाई दोनों मेरे हिस्से की चॉकलेट खा जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास भी चॉकलेट है? नीरज जी ने अपनी आंखों में एक चमक लेकर ऋषि की तरफ देखा। नीरज जी की इस हरकत पर नीता जी ने टेबल के नीचे से ही एक जोरदार किक उन्हें मारी, जिसके कारण नीरज जी की एक चीख निकल पड़ी। उनकी चीख सुनकर सब उन्हीं की तरफ देखने लगे। इस बात का फायदा उठाकर लिटिल अवनी जल्दी से टेबल के नीचे घुस गई और अपने पैरों के बल चलते हुए ऋषि के पास पहुंची और जल्दी से उसके दोनों जूतों के लेस को आपस में बांध दिया। फिर झट से अपनी जगह पर आकर ऐसे बैठ गई जैसे उसने कुछ किया ही ना हो।
भले ही ये सब किसी ने नोटिस ना किया हो, लेकिन मानव की चील जैसी नज़र से लिटिल अवनी की यह करतूत छुप ना सकी। और यही नहीं, जब लिटिल अवनी नीचे ये कांड कर रही थी, तब अभी भी ऊपर एक कांड कर रहा था। उसने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए ऋषि के खीर में नमक और सब्जी में लाल मिर्च भर भर कर डाल दिया। बेचारे ऋषि को तो इस बारे में कुछ भनक तक नहीं पड़ी कि उसकी हालत खराब होने वाली है। दोनों भाई बहन की इस हरकत पर मानव को अंदर ही अंदर हैरानी हो रही थी, लेकिन ये हैरानी उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। जब नीरज जी ने देखा सब उन्हीं की तरफ देखे जा रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, क्या है, कभी इतना हैंडसम और सुंदर बच्चा नहीं देखा क्या, जो ऐसे सब मुझे घूर रहे हो? तुम सब मुझे ऐसे नहीं घूर सकते, क्योंकि ऐसे सिर्फ मुझे हब्बी ही घूर सकता है। नीरज जी की इस बात पर सभी उनको अजीब तरह से देखने लगे, लेकिन मानव उन्हें सिर्फ गुस्से से घूरे जा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो सारी दुनिया को आग लगा दे, क्योंकि अब तक मानव की नज़र नीरज जी के हाथों पर जा चुकी थी। जहां नीरज जी ने मानव की वॉच पहनी हुई थी, नीरज जी को भी रियलाइज हो चुका था कि मानव ने अपनी वॉच को पहचान लिया है। इसलिए वह मानव से बचने के लिए झट से अपनी कुर्सी से उठकर हाल के सोफे के पास जाकर खड़े हो गए। तभी उनके कानों में मानव की गुस्से भरी आवाज पड़ी, मेरी वॉच आपके पास क्या कर रही है डैड? मानव की इतनी भयंकर आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अंदर तक कांप गए। नीरज जी ने हक लाते हुए कहा, हब्बी वो क्या? वह और क्या आप मेरी वाइफ है जो मुझे हब्बी कह रहे हैं? मानव ने अपने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है हब्बी। नीरज जी ने बेशर्मी से कहा। उनकी बात सुनकर मानव ने अपना बचा कुचा पेशेंस भी खो दिया। पहले आप मुझे ये बताइए, आखिरकार मेरी वॉच आपके पास क्या कर रही है? इस वक्त नीरज जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह मानव के गुस्से से कैसे बचे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उनके खाली खोपड़ी में एक बेकार सा आइडिया आ ही गया। उन्होंने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते हुए मानव से कहा, हब्बी केवल 5% बैटरी बची है, बैटरी लो। इतना कहते ही नीरज जी धड़ाम से सोफे पर गिर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी इस हरकत पर सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि मानव भी। डैडी की बैटरी खत्म हो गई है, उन्हें चार्ज करना पड़ेगा। मैं अभी रूम से नोकियो का चार्जर लेकर आता हूँ। इतना कहते ही अभी तुरंत कुर्सी से खड़ा होकर अपने रूम की तरफ भाग गया। वहां मौजूद सभी लोग बस अभी को देखते ही रह जाए। वहीं दूसरी तरफ कुणाल का घर के सभी सर्वेंट को कुणाल ने परेशान कर रखा है, यहाँ तक कि डिजाइनर और हेयर स्टाइलिश को भी। पहले तो सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक कुणाल बाथरूम में ही घुसकर नहाता रहा। फाइनली जब वो नहाकर बाहर आया तो उसने डिजाइनर को परेशान कर लिया था, क्योंकि कुणाल अब तक 30 से 35 ड्रेस ट्राई कर चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पहने क्या, जिसमें आज वो अर्जुन को अपनी खूबसूरती और हैंडसमनेस से जला सके। हैरानी की बात तो ये थी कि सभी कपड़े केवल सफेद रंग के ही थे। सभी ने उसे कितना समझाया कि वह दूसरे रंग के कपड़ों को भी ट्राई करें, लेकिन कुणाल है कि उसे सिर्फ सफेद कपड़े ही पहना था। CH16 अच्छा हुआ ये डॉक्टर नहीं बना, नहीं तो हमारी तस्वीर पर आज हार चढ़ा होता। कुणाल का घर। फाइनली जब कुणाल ने 36वीं बार ड्रेस को ट्राई किया, तब जाकर उसे संतुष्टि मिली और पिछले 15 मिनट से वो खुद को शीशे में निहारे जा रहा था। अचानक से कुणाल अपने बाल सेट करते करते रुक जाता है, फिर हेयर स्टाइलिश की तरफ मुड़ के देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें यहाँ अपनी खूबसूरती पर नजर लगवाने के लिए लाया हूँ, जो मुझे घूर रहे हो? सब जलते हैं मुझसे। मेरे जैसे खूबसूरत लोगों को तो नींबू मिर्च लेकर घूमना चाहिए, नहीं तो ना जाने कैसे कैसे लोग मुझ पर नजर लगाने को तैयार रहते हैं। हेयर स्टाइलिश ने अपना मुंह भिंचते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन मैं आपको घूर नहीं रहा था। कुणाल, घूर नहीं रहे थे तो क्या प्यार से देख रहे थे, या तुम्हें मुझसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है? कुणाल की ये बात सुनकर बेचारा हेयर स्टाइलिश तो मुंह बीच के ही रह गया। वहां मौजूद सभी लोग बस अब कुणाल से दूर, कहीं दूर भाग जाना चाहते थे,
जहां उन्हें कुणाल का नाम भी सुनने को ना मिले। अचानक ही कुणाल की नज़र रूम में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी जो उसे ही घूरे जा रहे थे। यह देखकर कुणाल ने गुस्से में चिल्लाया, रामू काका, घर का नौकर, जल्दी से मेरी नज़र उतारो। यहीं पर ही सभी लोगों ने मुझे नज़र लगा दिया है कि अब मैं अर्जुन के सामने अपनी खूबसूरती का शो ऑफ कैसे करूंगा। और हाँ, काला टीका भी लगा देना ताकि किसी की नज़र मुझे ना लग सके। कुणाल की बात सुनकर हेयर स्टाइलिश ने अपने मन में कहा, सफेदी की झंकार कहीं का हूँ। उधर रामू काका भी काफी परेशान लग रहे थे। उन्हें डर था कहीं कुणाल अपनी नज़र के साथ साथ अपनी सफेद कार की भी नज़र उतारने को ना कहते। इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए कुणाल से कहा, कुणाल सर, अगर आप काला टीका लगाओगे तो आपकी खूबसूरती पर एक दाग लग जाएगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आप आज काली कार से ऑफिस जाए। इससे आप चारों तरफ से काले रंग से ढके रहेंगे और कोई आप पर नज़र भी नहीं लगा पाएगा। और यही नहीं, आप अपने बॉडीगार्ड को काले रंग के कपड़े भी पहना दूं, क्योंकि आप जहां जहां जाओगे वह बॉडीगार्ड भी वही वही जाएंगे। इससे आप ऑफिस के अंदर भी सेफ रहेंगे और किसी की नज़र भी आपको नहीं लगेगी। रामू काका की बात सुनकर कुणाल थोड़ा सोच में पड़ गया कि शायद रामू काका सही कह रहे हैं। उसे काला टीका लगाने की क्या जरूरत है। वह अपने बॉडीगार्ड और पीए की यूनिफॉर्म ही काले रंग का कर देगा, जिससे किसी की भी काली नज़र उस तक नहीं पहुंच पाएगी। कुणाल ने खुश होते हुए रामू काका से कहा, रामू काका, तुम तो ग्रेट हो। इस महीने में तुम्हें अच्छा खासा बोनस दूंगा, जाओ और जाकर मेरे बॉडीगार्ड और पीए को जल्दी से काले रंग के कपड़े पहने को कह दो। कुणाल तो ऐसे बोल रहा था जैसे बाहर मौजूद सभी लोगों की आंखों में नज़र लगाने वाला रॉकेट फिट हो, और उसे देखते ही सब अपनी आंखों में फिट रॉकेट को उसके ऊपर छोड़ देंगे। रामू काका भी सारे ताम झाम से बच गए और खुशी खुशी बाहर चले, लेकिन बेचारे बॉडीगार्ड्स को फंसा गए। वहीं दूसरी तरफ नीरज जी को बेहोशी की एक्टिंग करते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह तो उठने को तैयार ही नहीं थे। तभी सभी की नज़र नीचे आते हुए अभी पर पड़ी, जिसके हाथ में इस वक्त प्रेस था। उसके हाथों में प्रेस देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का करने क्या वाला है। अभी जल्दी जल्दी नीचे आया और प्रेस के प्लग को स्विच बोर्ड में लगा के बटन ऑन कर देता है। जब प्रेस गर्म हो जाता है तो अभी जल्दी से उस प्रेस को नीरज जी के सीने पर रख देता है। अपने बॉडी में जलन महसूस करके नीरज जी जोर से सीखते हुए उठ गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सभी को तो कुछ समझ ही नहीं आया। अपने सामने हो रहे सीन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन अभी तो जोर जोर से ताली बजाते हुए उछल उछल कर बोल रहा था कि मैंने डैडी को बचा लिया, मैंने डैडी को बचा लिया। अभी की आवाज़ सुनकर सभी होश में आए और नेताजी अभी के पास पहुंची और जोर से उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे तुम? अपने डैडी को बचा रहे थे या जान से मार रहे थे? अभी ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, नहीं मम्मा, मैं तो डैडी को ठीक कर रहा था। डैडी ने ही तो कहा था कि बैटरी लो, इसीलिए मैं रूम में चार्जर ढूंढने गया था, लेकिन मुझे चार्जर नहीं मिला। तो मुझे याद आता है कि मैंने एक बार टीवी में देखा था, मरीज जब बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर उसको ऐसे ही दो प्रेस लेकर झटका देते हैं, जिससे मरीज होश में आ जाता है। मुझे तो एक ही प्रेस मिला था, इसलिए मैंने सोचा मैं इसी से काम चला लेता हूँ। देखो मम्मा, मैंने डैडी को जिंदा भी कर दिया। मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। मुझे तो लगता है मैं अगर डॉक्टर होता तो अब तक कितने लोगों को बचाकर मैं उनका भगवान ही बन गया होता। हाँ, और इसी भगवान को लोग गलीगली दौड़ा कर मारते। अब मुझे समझ आया आखिरकार, जब अभी डॉक्टर बनना चाहता था तो मानव ने उसे डॉक्टर क्यों नहीं बनने दिया। शायद उसने अभी की काबिलियत को बचपन में ही आंक लिया था। अभी की हरकतों को देखते हुए अर्जुन ने खुद से कहा, अच्छा हुआ तू डॉक्टर नहीं है, नहीं तो आज हम सभी के तस्वीरों पर हार चढ़ा होता। अभी को मारते हुए नेताजी ने कहा। अभी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर उसे मार क्यों रही है। तंग आकर उसने सभी को घूरते हुए कहा, सब जलते हैं मुझसे मेरी काबिलियत से, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मुझ जैसे बच्चे की तो कोई कदर ही नहीं करता। अभी की इस बात पर लिटिल अवनी, जो कब से ये सब टुकुर टुकुर देख रही थी, वह एक झटके से खड़ी हो गई
और अभी से बोली, बनी मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपकी काबिलियत पर भी। अचानक से अपनी लिटिल वाइफ को खड़ा होते देख मानव ने झट से उसे अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से बोला, बेबी बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोलते, चलो मैं जल्दी से आपको नाश्ता करा देता हूँ। अवनी ने मानव को देखते हुए कहा, लेकिन हब्बी, आपको चॉकलेट चाहिए कि नहीं? अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, मानव ने लिटिल अवनी को लालच देते हुए कहा। नहीं नहीं हब्बी, लिटिल अवनी को चॉकलेट चाहिए। देखो लिटिल अवनी, अब चुप है, अब तो आप दोगे ना? ठीक है। मानव ने इतना कहकर अपने हाथों से लिटिल अवनी को नाश्ता खिलाने लगा। वही ऋषि और नीलम जी ने पूरे ड्रामे को इग्नोर करके अपना खाना खाने लगे। ऋषि ने जैसा ही एक निवाला खाया, उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि अभी बाबू ने इतनी मिर्ची जो डाली थी ऋषि के खाने में। ऋषि ने झट से खाने को छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अपने मुंह के जलन को कम करने के लिए उसने जूस का गिलास उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने जूस पिया उसे और तेज मिर्ची लगने लगी, क्योंकि ऋषि बाबू ने जूस में भी मिर्ची भर भर के मिलाया था। ऋषि अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह झटके से कुर्सी से उठकर चिल्ला पड़ा, इस खाने में कितनी मिर्ची है? पानी, पानी, कोई जल्दी से मुझे पानी दो। ऋषि की बात सुनकर इस वक्त नीता जी, जो अभी की क्लास ले रही थी, उन्होंने झट से अभी को छोड़कर ऋषि को गुस्से से घूरा, क्योंकि उन्हें सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन अपने खाने की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे ड्रामे के दौरान बेचारे नीरज जी पर तो किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया था, जो जलन के कारण कब से चिल्ला रहे थे। वही जब अभी ने देखा कि उसकी माँ का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो तुरंत बिना एक पल गवाह बाहर की ओर भाग गया। वही दूसरी तरफ एक बड़े से घर में, पूरे घर में अंधेरा था, एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठकर वाइन पी रहा था और उसके ठीक सामने एक 30 साल का लड़का खड़ा था, जो उससे कह रहा था कि मिस्टर सिंघानिया, हमने जिन लोगों को सिंह फैमिली पर नजर रखने के लिए भेजा था, उन लोगों को मानव सिंह ने मौत के घाट उतार दिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं ये मानव सिंह इस दुनिया में कहाँ से टपक आया है। जाओ और जाकर पहले इस मानव के बारे में सब कुछ पता करो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। वीर, यस सर। इतना कहते ही वीर वहां से चला गया। CH-17 मानव को डर है कि कहीं अवनी उसे पीट ना दे। सिंह मेंशन। जैसे ही नीता जी ने सुना कि ऋषि उनके खाने की बुराई कर रहा है, तो वो तुरंत ऋषि की तरफ मुड़ी। वही ऋषि जैसे ही अपने चेयर से खड़ा होता है, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा अपने सामने रखे खाने पर गिरता है और फिर नीचे। बेचारा ऋषि इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खाने से नहा कर आया हूँ। ये सीन देखकर सभी हैरान थे, लेकिन अगले ही पल सब हंसने लगे, सिर्फ मानव को छोड़कर, क्योंकि मानव अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के डाइनिंग टेबल पर बैठा था और अपनी प्यारी वाइफ को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट करा रहा था। जब लिटिल अवनी ने ऋषि की हालत देखी तो वह भी अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। मानव तो अपनी लिटिल वाइफ की हंसी में ही कहीं खो गया था। फिर उसने लिटिल अवनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी, क्या आपका पेट भर गया है? हाँ हब्बी, हंसते हुए लिटिल अवनी ने कहा। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव खड़ा हुआ और अवनी को गोद में उठा लिया, फिर घर से बाहर जाने लगा। जब ऋषि ने देखा कि लिटिल अवनी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है, तो उससे रहा नहीं गया और उसने अवनी को आवाज लगाई, अवनी देखो मेरी हालत क्या है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? सॉरी ऋषि, लेकिन आज मुझे हब्बी के साथ ऑफिस जाना है, लिटिल अवनी ने मानव के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। मानव काफी स्पीड से घर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उसको डर था कहीं अवनी ऋषि के लिए यही ना रुक जाए। जब मानव अवनी को लेकर बाहर पहुंचा तो उसने देखा अभी बाबू पहले से ही कार निकाल कर खड़े थे। अभी बाबू बड़े स्टाइल से कार से टेक लगाकर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा महान काम करके आए हैं। क्या तुमने कुछ किया है? मानव ने अभी को शक की नजर से देखते हुए कहा। नहीं नहीं,
जेच, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो जब से बाहर आया हूँ तब से यही खड़ा हूँ। ना तो मैंने ऋषि के कार को टच किया है और ना ही मैंने उसकी कार के टायर की हवा निकाली है। सच्ची, अभी ने शरीफ बनते हुए मानव से कहा। हाँ, तुम तो बहुत ही मासूम हो, पर पता नहीं ये लोग सारे मुसीबतों का बिल तुम्हारे सर ही क्यों फाड़ देते हैं। घर के बाहर आते हुए अर्जुन ने कहा। बनी, सब कुछ तो समझ आ गया, लेकिन ये आप हब्बी को जेएच क्यों बोल रहे हो? अचानक से लिटिल अवनी बोल पड़ी। वह बेबी सिस्टर एक्चुअली जेएच मतलब होता है जीजू हब्बी। शर्माने की एक्टिंग करते हुए अभी ने कहा। मानव और अर्जुन अब और अभी बाबू की बकवास सुनकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और दोनों अवनी को लेकर कार की तरफ बढ़ गए। मानव और अवनी मानव की कार में थे और अर्जुन अपनी कार में। जब अभी ने देखा कि सब उसे इग्नोर करके चले गए हैं, तो वह भागते हुए जाकर सीधा मानव की कार में बैठ गया और मानव के पूछने से पहले ही बोल पड़ा। जेस, मुझे भी आज आपके साथ ऑफिस जाना है। जब आप मीटिंग में बिजी हो गए तब मैं लिटिल बेबी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सब अभी ने एक सांस में ही बोल डाला था। मानव ने अभी की बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया, वह तो वैसा ही एक स्टैचू की तरह अपनी जगह पर बैठा रहा। इधर लिटिल अवनी, जो अपने प्यारे बनी से इशारों इशारों में बात कर रही थी, और अभी बाबू भी अपने लिटिल बेबी सिस्टर को इशारों इशारों में ही कुछ बता रहे थे। लिटिल अवनी अपने भाई अभी को ही बनी कहती है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा। मानव यह चीज कब से नोटिस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ नोटिस ही ना किया हो, और ना ही मानव उन दोनों से कुछ पूछने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि वह दोनों बाद में खुद आकर सब बताएंगे। क्योंकि हमारे अभी बाबू और लिटिल अवनी की यही तो खासियत है कि वह दोनों कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रख पाते। वह दोनों बातों बातों में थोड़ा थोड़ा करके हर चीज बता देते हैं, पर फिर भी उन दोनों को ऐसी गलतफहमी रहती है कि उनका सीक्रेट सिर्फ उन्हें ही पता है। उन्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने अपना सीक्रेट किसी को बताया भी है। ऑफिस पहुंचने तक पूरे रास्ते लिटिल अवनी और अभी बातें ही करते आए थे। उन दोनों का मुंह एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ था। बेचारा ड्राइवर तो दोनों से परेशान हो गया था, लेकिन एक मानव था कि जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। कार के रुकते ही मानव ने जल्दी से बैकशीट का डोर ओपन किया और कार से उतर गया। कार से उतरते ही उसने झट से अपने कान में डाली हुई रुई को निकालकर अपने कोट के जेब में रख लिया, क्योंकि उसे डर था कहीं अगर उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने ये देख लिया तो वो हल्ला मचा देगी। यही नहीं, उसे यही पीट पीट कर उसका कचूमर भी बना देगी। मानव को अभी भी अच्छे से याद था, लास्ट टाइम वो अवनी से 6 महीने पहले मार खाया था। असल में लिटिल अवनी को जब ज्यादा गुस्सा आता है तो वह ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है, बल्कि वो सीधा एक्शन मोड में आ जाती है, जिसका शिकार कई बार मानव खुद बन चुका है। ऊपर से मानव ने उसे बचपन से ही फाइटिंग सिखाया था, तो सोचिए कितनी जोर से लगता होगा। मानव तो उल्टा अपनी प्यारी वाइफ पर अटैक भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अच्छा खासा मार पड़ जाती थी। जब कभी भी ऐसा होता था तो नीरज जी अवनी को रोकने के बजाय सोफे पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाने के साथ साथ अपने सामने चल रहे नजारा का भी पूरा आनंद उठाते थे। लिटिल अवनी के अंदर एक और खासियत थी कि उसका गुस्सा सिर्फ मानव ही खत्म कर सकता था और झेल सकता था। भले ही लिटिल अवनी मासूम और भोली थी, मगर वो बेवकूफ नहीं थी। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। अगर वो एक बार कुछ देख लेती थी तो कभी नहीं भूलती थी। वैसे तो लिटिल अवनी को जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अगर आता था तो सिन्हा परिवार की बात तो छोड़ो, मानव की दिल की धड़कन भी डर से बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगती थी। आवनी भले ही अपने परिवार के सामने मासूम और भोली थी, मगर दूसरों के सामने वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन एक्सीडेंट के बाद याददाश्त जाने के कारण सब कुछ बदल गया था। तब से ना तो अवनी ने गुस्सा किया था और ना ही मानव को मारा था, बल्कि वो तो सीधा मानव से नफरत ही करने लगी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मानव का सेंस उससे कह रहा था कि अवनी पहले वाली
अवनी जैसी हो गई है, यानी एक्सीडेंट के पहले वाली अवनी। वहीं दूसरी तरफ सिन्हा के बाहर नीलम जी और ऋषि घर से बाहर आ गए थे, क्योंकि ऋषि ने नेताजी के खाने की बुराई की थी, इसलिए उन्होंने दोनों को भगा दिया था। बेचारा ऋषि, उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह किसी को बता भी नहीं सकता। ऋषि जल्दी से भागता हुआ अपने कार के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके कार के टायर में हवा ही नहीं है, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। बाहर आसपास मौजूद सभी लोग उसे अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। ये देखकर ऋषि को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसके साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। असल में डाइनिंग टेबल पर अवनी के कारण ही गिही गिरा था, क्योंकि अवनी ने उसके दोनों शू के लेसेस आपस में जो बांध दिए थे, जिसके कारण ऋषि का बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधा जाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर गिर गया था। लेकिन ऋषि को तो लगता है यह सब मानव ने करवाया है, इसीलिए अब वह मानव से बदला लेना चाहता है। वही जब मानव ने जब रूही को छुपा दिया, उसके बाद जैसे ही पीछे पलटा तो सामने वाले इंसान को देखकर उसके माथे से पसीना निकलने लगा। CH-18 अवनी का मानव के ऑफिस जाना। मानव जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि उसके पीछे उसकी प्यारी लिटिल वाइफ अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर उसे ही टुकुर टुकुर घूर रही है। ये देखकर मानव घबरा जाता है कि कहीं लिटिल अवनी ने उसे कान से रुई निकालते हुए देख तो नहीं लिया है। मानव यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में लिटिल अवनी की आवाज पड़ती है, हब्बी आप क्या छुपा रहे हो? अवनी का सवाल सुनते ही मानव अंदर से घबरा जाता है, लेकिन वह अपने फेस एक्सप्रेशन को कठोर ही रखता है। नहीं बेबी, कुछ नहीं, और आप जल्दी से फेस कवर कर लो, और अभी तुम भी। इतना कहते ही मानव अपने फेस पर मास्क लगा लेता है। मानव जब भी अपने खुद के कंपनी आता था तो वो हमेशा अपना फेस कवर करके ही रखता था, इसीलिए किसी ने भी आज तक कंपनी के CEO का चेहरा नहीं देखा था। मानव लिटिल अवनी और अभी को लेकर अपने पर्सनल लिफ्ट की ओर चला जाता है। लिफ्ट सीधा CEO के केबिन के फ्लोर पर खुलती है। 30वें फ्लोर पर केवल मानव का केबिन ही था, वहां किसी का भी आना जाना मना था, शिवाय आरव के, यानी मानव का पर्सनल असिस्टेंट। मानव सीधे अवनी को लेकर अपने केबिन के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे अभी भी आ जाता है। मानव का कैबिनेट अर्जुन के कैबिन से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। कैबिन से अटैच एक बेडरूम भी था। जेज, आपका कैबिन तो मस्त है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। कैबिन को देखते हुए अभी ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यहाँ पहली बार आए हो। केबिन के अंदर आते हुए आरव ने कहा, ओए भैरव के बच्चे, तुमने क्या कहा अभी? और अगर मैं पहली बार नहीं भी आया हूँ तो क्या मैंने तुमसे कुछ भी पूछा? और वैसे भी मुझे पता है कि मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। अभी ने अपना मुंह बनाते हुए आरव से कहा, कितनी बार कहा है मेरा नाम ढंग से लिया करो, मेरा नाम आरव है, ना कि भैरव, समझे? अरब में चढ़ते हुए अभी से कहा। इन दोनों को ऐसे टॉम एंड जेरी जैसे लड़ते हुए देखकर लिटिल अवनी ने मानव से पूछा, हब्बी ये अंकल और बनी आपस में लड़ क्यों रहे हैं? अपने लिए अंकल शब्द सुनकर और आरव तुरंत अवनी की तरफ देखता है, बेचारा, क्योंकि वो सिर्फ 23 साल का ही था है। अब तो मानव को भी आरव का ऐसा चेहरा देखकर मजा आ रहा था, इसलिए वो लिटिल अवनी से कहता है, बेबी, जब भी मैं मीटिंग में रहा करूं और आप मुझे कांटेक्ट ना कर सको या फिर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप इन अंकल से बोल सकते हो। ओके ओके हब्बी। फिर अवनी ने आगे सोचते हुए मानव से कहा, लेकिन हब्बी, इन अंकल के बाल इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि लंबे बाल तो सिर्फ लड़कियां ही रखती है, ताकि वह चोटी कर सके या फिर लिटिल अवनी की तरह बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप लगा सके। अपने बालों को छूते हुए लिटिल अवनी ने कहा, हाँ, लेकिन लड़के आपकी तरह हेयर क्लिप नहीं लगाते हैं, मानव ने कहा। ओह अच्छा, लेकिन हब्बी आप रोज मेरे बाल बनाते हो। क्योंकि मुझे अपने बाल बनाने नहीं आता है, तो क्या मैं इन अंकल के बालों में ट्राई करके देख सकती हूँ प्लीज? हब्बी एक्साइटेड होकर लिटिल अवनी ने कहा। उसकी ये बात सुनकर आरव को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने अभी अभी बर्फ का पानी डाल दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्योंकि उसके बॉस अपनी बीवी के किसी भी बात को नहीं टालते थे।
जोरू के गुलाम जो ठहरे। हाँ बेबी, क्यों नहीं, आपको जो करना है आपको कर सकती है, आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मानव ने आरव को देखते हुए कहा। इस वक्त मानव के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कान थी। तो वही अरब की तो हालत खराब हो गई थी। बेचारे ने पूरे 20 मिनट लगाए थे अपने बालों को सेट करने में। और आरव अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसी से करता था तो वो सिर्फ अपने लंबे घने बालों से, और आज उसी बालों का कचूमर उसकी लेडी बॉस बनाने की बात कर रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में आया कि वह इस कैबिन की खिड़की से कूद जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह इस 30वें फ्लोर पर है, अगर वह यहाँ से कूदेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। वही अभी तो अब तक सोफे पर लेटकर मजे से सो भी गया था, जैसे उसे किसी चीज से कुछ मतलब ही ना हो। जब मानव की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपने मन में सोचा, ये जब भी मेरे ऑफिस आता है या तो मेरे एम्प्लॉय को परेशान करता है, या फिर मेरे केबिन में आते ही पूरी दुनिया को बेचकर सो जाता है, गधा कहीं का। यंग मैडम, वह अभी मुझे सर के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं अपने बाल नहीं बनवा सकता, आप मुझे माफ कर दीजिए यंग मैडम। इतना कहते ही आरव तुरंत कैबिन से ऐसे भागा जैसे अगर वह एक मिनट भी रुक जाता तो लिटिल अवनी उसे पकड़कर उसके बालों को काट देती। बेबी, अभी मुझे मीटिंग में जाना है तो आप यहाँ आराम करो, और कुछ काम हो तो अभी तो बता देना, उसे यहाँ सब पता है। ओके, अवनी के बालों पर हाथ फेरते हुए मानव ने कहा, और फिर कैबिन से चला गया। मानव के जाते ही लिटिल अवनी तुरंत सोफे के पास जाकर अभी को उठाती है। बनी उठो, देखो हब्बी चले गए हैं, चलो हम भी नीचे चलते हैं, और हब्बी के वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ, और सबको परेशान भी करेंगे, झट से उठते हुए अभी ने कहा। वह तो ऐसे एक्साइटेड हो रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। फिर दोनों खुशी खुशी केबिन से निकलकर नीचे ऑफिस की तरफ चले जाते हैं, जहां सभी एम्प्लॉय अपना अपना काम कर रहे थे। सॉरी रीडर्स, आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है क्योंकि मुझे एनसीसी के कैंप में जाना है, इसलिए आज तैयारी कर रही थी, क्योंकि कल ही मुझे निकलना है। इस बीच शायद मैं एपिसोड ना दे पाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कैंप के दौरान, अगर मुझे वक्त मिला तो छोटा ही सही, लेकिन मैं एपिसोड जरूर डालने का ट्राई करूंगी। कल निकलने से पहले भी मैं एक एपिसोड जरूर डाल दूंगी। बाय। रेटिंग देना मत भूलिएगा, कमेंट और लाइक जरूर करें। CHB's अनटाइटल्ड चैप्टर। मानव अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था, तो वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी और अभी मानव के पूरे ऑफिस का दौरा करने निकले थे। वह दोनों पूरे ऑफिस में ऐसे घूम रहे थे जैसे ये ऑफिस मानव का नहीं बल्कि इन दोनों का ही हो। लिटिल अवनी पूरे ऑफिस को गौर से देख रही थी, तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। उस इंसान को देखकर लिटिल अवनी को अपना पिछला जन्म याद आने लगता है कि कैसे इस इंसान ने उसके हब्बी को उससे दूर करने की कोशिश की थी। यह इंसान हर बार मानव को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन मानव कभी भी उसकी बातों में नहीं आया था। इस इंसान ने काफी कोशिश की थी मानव को रिझाने की, लेकिन मानव ने कभी भी इस इंसान को एक नजर तक उठाकर नहीं देखा था। अवनी इस चेहरे को कभी भी नहीं भूल सकती थी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया थी। प्रिया की उम्र 23 साल थी। वह लिटिल अवनी से पूरे 5 साल बड़ी थी। प्रिया और लिटिल अवनी एक पार्टी के दौरान एक दूसरे से मिले थे, तब से ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रिया इस वक्त अपने डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही थी। उसके टेबल पर उस वक्त एक कॉफी का मग रखा हुआ था, जिसे देखकर लिटिल अवनी की आंखें चमक उठी। लिटिल अवनी धीरे धीरे प्रिया के डेस्क की तरफ बढ़ने लगी। आज मैं इसे खूब परेशान करूंगी, आखिरकार इसे भी तो पता चलना चाहिए अवनी मानव राजवंश क्या चीज है, लिटिल अवनी ने अपने मन में सोचा। जब अभी की नजर अपनी बेबी सिस्टर पर पड़ी जो उसे इग्नोर करके खुद ही आगे बढ़े जा रही थी, वह तुरंत भागकर अवनी के पास गया और उससे पूछा, बेबी सिस्टर तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों साथ मिलकर सबको परेशान करेंगे। अभी इतना कहकर अवनी को देखने लगा। बनी, मैं तो हमारे शिकार को देख रही थी,
जिससे हमें परेशान करना है, यह कहकर लिटिल अवनी प्रिया की तरफ इशारा किया। प्रिया को देखकर अभी की आंखें चमक उठी। उन दोनों भाई बहन ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और निकल पड़े अपने प्लान को अंजाम देने। अभी जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो गया, फिर उसके डेस्क को नोक करते हुए उससे बोला, हेलो प्रीटी गर्ल, क्या तुम बिजी हो? प्रिया ने जब सर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें सीधा अभी से जा मिली। एक पल के लिए तो प्रिया चौंक गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अभी से बोली, अभी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर अभी ने प्रिया को पूरी तरह से बिजी कर दिया था, तो वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी अपने घुटनों के बल चलते हुए प्रिया के डेस्क के पास पहुंची और प्रिया जिन डॉक्यूमेंट को पढ़ रही थी, उन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से उठाकर अपने पास रख लिया और जो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में थे उसे प्रिया के डेस्क पर रख दिया। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी सुनना है।